क्या कहते हैं, अवैस इकबाल है, वो 23rd क्वेश्चन करते हैं ना वैसे, ठीक है ना। हम्म। तो उसका जवाब जो है वो राजा साहब ने भी दिया है, और ठीक है उन्होंने जवाब दिया, फिर उनका क्या, मैं एथिस्ट के लिए 23rd क्वेश्चन ना अपने पुट करूंगा। तो आपको पता है वो क्वेश्चन अगर किसने सुने हैं? जी मैंने सुना है, मुझे तो बहुत उससे कई चिढ़ होती क्वेश्चंस है। उनमें मुझे चिढ़ होती है, लेकिन काफी क्वेश्चन जो उनके बार बार रिपीटेटिव थी, एक ही चीज बार बार कह रहे थे, उनको ऐसा लगता था कि साइंस का बैकग्राउंड उनका बहुत वीक है। मुझे लग रहा था उनके क्वेश्चन सुन के कि कह रहे थे कि शऊर कहाँ से आता है, मुझे याद एग्जैक्टली नहीं है, जी, लेकिन उनके जवाब बहुत दफा वाले भाई दे चुके हैं इस किस्म की चीजों के जवाब, तो कोई इसमें नई चीज नहीं थी मुझे नजर आई। मेरा भी क्वेश्चन में यही था कि ना, असल में मैं चाहता था कि एक दफा आप अगर थोड़ा सा दे दें, और जितना 2 3 5 मिनट का जितना कब दे देंगे, मैं इसको एक इकट्ठा वाला दे देंगे तो मैं फिर आगे पुट कर सकूँ ना, फ्रेंड्स के साथ मैं डिस्कशंस करता हूँ। तो मैं ये था कि बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो शाऊर है, ठीक है ना, 4 5 दफा उन्होंने वही क्वेश्चन दोहराया है कि ये हमारा जो शाऊर है ये कहाँ से आता है और ये क्या है, आप इसके बारे में क्या समझते हो। जैसे एक दफा आंसर देते हुए उन्होंने कहा कि 2 + 2 4 है, ठीक है ना, क्योंकि वो वैसे इकबाल हर दफा हर क्वेश्चन का आंसर ये दे रहे थे कि ये आपके 22 ग्राम 26 ग्राम, मुझे नहीं पता, जो दिमाग की फंक्शन की मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरे सवाल की समझ ही नहीं लगी, तुम्हें मेरे सवाल की समझ नहीं, वो कहता है 2 + 2 4 होता है, लेकिन कहाँ होता है। तो बेसिकली आप मुझे ब्रेन में होता है। हाँ, तो वो बेसिकली जैसे मैं को क्या सुन रहा हूँ ना, सब कुछ सुन रहा हूँ। तो ये जो हैं वाजदी साहब, वो भी जब वो क्वेश्चन करते हैं तो वो कहता है सेल्फ आपकी ना, जो आप आगे काउंटर में क्वेश्चन या क्वेश्चन करते हो, सेल्फ क्या है, सेल्फ क्या है, तो ये बताओ क्या है। वो बेसिकली हर चीज को मेरे ख्याल से रूह के साथ करना चाहते हैं ना, कि रूह के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। आल्दो कि मैंने इसको उस तरह भी लिया है, वो राइट हेमोस्फेयर लेफ्ट हेमोस्फेयर वाला, और वो मुझे अच्छा भी है थोड़ा सा ना, मुझे अब मिला के एक थोड़ा सा आप आंसर दे देंगे प्लीज, अगर थोड़ा सा, कि ये जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये शाऊर है और ये रूह है और क्या कहते हैं ये सेल्फ है, इनर सेल्फ है, इसको किस तरह से, क्योंकि इसको जोड़ा जाता है ना फिर कि ये चीजें आपकी समझ में नहीं आती, जिसको आप महसूस नहीं कर सकते, डजेंट मैटर, वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं है। और वो उसको फिर जरिए बात अल्लाह के साथ जोड़ते हैं, अगर ये इस चीज का आंसर नहीं कर सकता तो फिर अल्लाह का भी नहीं कर सकते, इस तरह का कुछ है। तो इसको थोड़ा सा आंसर कर देंगे प्लीज। मैं एक छोटी सी बात कहूंगी, और सब्सटेंशियल निगरा और गालिब भाई बहुत अच्छा इसका और नॉन कन्फॉर्मिस्ट सवाल जवाब दे सकते हैं, आई एम श्योर, लेकिन मैं कहूंगी कि अगर कोई चीज कंप्यूटेशन हो रही होती है, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसको हार्डवेयर की जरूरत है। आप हवा में तो कंप्यूटेशन नहीं कर सकते किसी कंप्यूटर में, तो वो एक उसको हार्डवेयर के अंदर हो रहा है, सब कुछ दिमाग के अंदर हो रहा है। ये शऊर कहना कोई अलग चीज है, मुझे तो समझ में नहीं आता इसका कि कहाँ से इनको ऐसा एहसास होता है। जब स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जब डैमेज होते हैं तो आपको पर्सनैलिटी में सारा चेंज आ जाता है, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं तो पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है, आपको कॉन्शियसनेस डिवाइड भी हो जाती है अगर आपको उसके कॉर्पस कलोसम को कट कर दें तो। जी, ऐसे बहुत से केसेस हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसर राजा को ये चीजें क्यों नहीं समझ आती कि ये ब्रेन की सारी मैनिफेस्टेशन और ब्रेन के बाहर या कोई चीज हवा में है, ऐसी कोई कोई सबूत नहीं है। मेरे सिंपल सी थिंकिंग में मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इनको ये इनको अजीब लग रहा है। तो मैं इस बात कह के मैं चुप हो जाती हूँ, और ये सब्सटेंशियल निगरा बहुत उनको नॉलेज है और गालिब को ब्रेन की, वो आपको बताएंगे। जी। तो अली भाई तो बंद है अभी। हाँ जी, आप। तो देखें, ब्रेन जो है ना, रूह वगैरह का कोई सबूत किसी के पास नहीं है। और अ, हमारे पास जितना भी सबूत है वो यही है कि ब्रेन ही जो है ना वो इंसान की पर्सनैलिटी डिसाइड करता है। क्योंकि असल में रूह क्या है, अब रूह किस लिए इजाद की गई, रूह जो है ना वो, क्योंकि पुराने जमानों में लोगों को समझ नहीं आती थी कि यार हम क्यों सोचते हैं और बाकी जानवर क्यों नहीं सोच पाते, और जिंदा चीजें क्यों होती हैं और इंसान क्यों चॉइस करता है, ये नहीं पता होता। आपको पता है कि प्लेटो और अरिस्टोटल, ये सारे जितने पुराने ग्रीक फिलोसफर थे, ये दिमाग को क्या समझते थे? ये समझते थे दिमाग जो है ना वो बॉडी का रेडिएटर है। ठीक है, ये समझते थे कि अगर इंसान को बुखार हो जाए ना, दिमाग के थ्रू हीट निकलती है। समझ गए? जी जी। तो ये ऐसा समझा करते थे, तो दिमाग का इनको यूज नहीं पता था। अब अगर आप बाइबल पढ़ें तो उसमें आपको नजर आता है कि ये लिखा है कि अपने दिल में ख्याल करो, अपने दिल में ईमान रखो, तुम्हारे दिल में बुरा ख्याल क्यों आता है, पूरे दिल से मुझ पे ईमान रखो, खुदा को अपने पूरे दिलो जान से उससे मोहब्बत करो। ठीक है, जी
कुरान में अगर आप देखें तो जी कि अपने दिल में ख्याल क्यों नहीं करते, इस तरह की बातें सारी आती हैं। दिमाग का उनको यूज ही नहीं पता था। फिर बाद में जब इंसान को समझ भी आई ना, तो इंसान को ये समझ आ गया कि दिमाग सोचने की सीट है। मगर इंसान फिर भी ये मानने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि पीछे हजारों साल से ये बात सेट कर दी गई थी कि इंसान तो दिल से सोचता है, और उन्हें लगता था कि रूह दिल में रहती है। और आमतौर पे इंसान की डेथ जो सबसे पहले जिस बात का पता लगता है कि डेथ हुई है, वो क्या होती है? वो आपकी दिल की धड़कन बंद होना होता है। किसी बंदे की आप डेथ जैसे ही वेरीफाई करते हैं तो यही होती है कि दिमाग की धड़कन, दिल की धड़कन बंद होगी। ठीक है, तो इसलिए लोग हमेशा से, क्योंकि सबसे आसानी से वेरीफाइबल था कि दिल काम करना बंद कर गया, तो वो दिल की धड़कन को ही सुन के डिसाइड करते थे कि इंसान मर गया। वो समझते थे कि दिल मर गया तो फिर इंसान मरता है, और वो ये समझा जाता था कि रूह दिल में रहती है। जैसे यीशु कहता है कि दिल में ईमान क्यों नहीं लाते, इस्लाम में भी ऐसी बातें हैं। ठीक है, तो रूह की सीट जो है ना, असल में वो दिल को समझा जाता था। मगर आज ये साबित हो रहा है कि सब कुछ तो दिमाग है। एक बात है कि फिर ये कि अगर तुम्हारी रूह अच्छी होगी तो तुम जो अच्छे इंसान हो, अगर रूह बुरी होगी तो तुम बुरे इंसान हो। क्योंकि इंसान को ये समझ नहीं आता था ना कि ये जो सोच और ख्याल मुझ में आ रहे हैं, अच्छे और बुरे, ये कहाँ से आ रहे हैं। तो इसका फिर आखिर पर रिजल्ट ये निकलता था हमेशा कि इंसान के दिल में ख्याल आते हैं और दिल में रूह रहती है और वो सोचती है। मगर आज फिर हमें पता लग गया ना कि अगर इंसान के दिमाग में चोट लग जाए तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अगर उसके दिमाग में कोई डैमेज हो जाए तो उसकी याददाश्त में फर्क पड़ जाता है। ठीक है, दिमाग में अगर डैमेज शुरू हो जाए तो इंसान के सेंसेस वगैरह डेड होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक इंसान की आंख है, ऑप्टिक नर्व जो है उसमें डैमेज आ गई है तो उसे नजर नहीं आएगा। एक इंसान है, ऑप्टिक नर्व भी सलामत है, मगर वो दिमाग के एरियाज जो कि असल में विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो डैमेज हो गए हैं, तो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको सुनाई नहीं देगा। अब ये जो चीजें हैं बेसिकली इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें ये बता दिया कि दिमाग जो है वो फैकल्टी है। अब हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक बच्चा मेरे पास आया था, मैं आज ही किसी दोस्त से बात कर रहा था उसकी, कि वो 19-20 साल का नौजवान था। वो मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि जी मैं मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए मुझे 6 साल की उम्र में दाखिल किया गया था, और वो बच्चा जो है वो कुरान याद नहीं कर पाता था। ठीक है, जितना मर्जी उसको मारते थे, वो अब्यूज हुआ हर तरह से मदरसे के अंदर, पर वो कुरान याद नहीं कर पा रहा। तो क्यों ऐसा हुआ कि वो नहीं याद कर पा रहा था? आज हम इन बातों को जानते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, बंदों लोगों के ब्रेन ऐसे होते हैं कि वो नहीं कर सकते। माँ बाप मारे जा रहे हैं, टीचर मारे जा रहे हैं, पूरा जमाना उसे निकम्मा कह रहा है, सब कुछ कह रहा है, मगर हम आज जानते हैं कि उनके ब्रेन की डेवलपमेंट में इश्यूज होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, 100 किस्म के और मसले होते हैं। ठीक है, फिर एक इंसान ज्यादा एग्रेसिव क्यों है, उसे गुस्सा क्यों आता है? तो हम ये जानते हैं कि उसके ब्रेन में कुछ रीजन्स डैमेज हो जाएंगे तो वो बिल्कुल उसके, मतलब ऐसे लोग हैं जिनके ब्रेन में डैमेज हुई, और आज ऐसे तरीके से हम जानते हैं कि उनको लोगों के लिए फीलिंग ऑफ लव और एम्पथी खत्म हो गई। तो अब आप ये समझ रहे हैं कि किसी की रूह अच्छी और बुरी हो तो वो जो है अच्छे या बुरे काम करेगा, मगर आज हम जानते हैं कि ब्रेन के एक फिजिकल हिस्से को डैमेज होती है और रूह का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इंसान वैसे ही एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसमें फीलिंग ही नहीं होती। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है, हम जानते हैं कि दिमाग की फिजिकल फैकल्टी जो है वही डिसाइड करती है कि इंसान कैसे सोचता है। और वो फिर फिजिकल फैकल्टी बहुत से तरीकों से होती है। एक सिंपल बात है कि एक इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और वो सुइसाइडल हो जाता है, और उसको केमिकल्स दिए जाते हैं, वही उसको दवाइयां दी जाती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। वो क्यों ठीक होता है एंटी डिप्रेसेंट्स देने की वजह से? क्योंकि बेसिकली दिमाग के अंदर ही केमिकल्स और हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है, जो कि दिमाग के डिफरेंट रीजन्स को जिस तरह उन्हें नेचुरली एक्ट करना चाहिए वैसे नहीं करने देता, और उसकी वजह से इंसान सुइसाइडल हो जाता है। उसी शख्स को आप दवाइयां खिलाएं 1 महीना, तो वो सुइसाइडल थॉट्स उसकी चली जाएंगी। वो साल दवाइयां खाए तो वो डिप्रेशन से भी निकल जाए। ठीक है, तो आज हम अगर अगर रूह का इलाज, लोग कहते हैं जी जाके इसकी रूह का इलाज कराएं, इसे पीरों फकीरों के पास ले जाएं। वही बंदा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कोई दाम दरूद दारू रूह का इलाज नहीं बताता, वो दिमाग का इलाज बताता है। और जब दिमाग का इलाज होता है तो इंसान ठीक हो जाता है। ठीक है, तो हम इसलिए जानते हैं कि अगर दवाइयां, जो कि एक फिजिकल चीज है, जो केमिकल्स हैं, वो अगर आपके दिमाग को इफेक्ट करते हैं और आपका मूड चेंज हो जाता है और आपकी सोच बदल जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रूह का इलाज वगैरह जो बातें हैं ये सब झूठ हैं। रूह का इलाज आप 100 बार कराते हैं, इंसान ठीक नहीं होगा। आप डॉक्टर के पास उसे भेज दें, साइकेट्रिस्ट के पास जाए और वो अपना इलाज कराए, तो वो शख्स ठीक होकर वापस आ जाता है। क्यों ठीक होकर वापस आता है?
उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है, हम जानते हैं कि चीजें किस तरह से आई एम सॉरी चलती हैं और रूह का कोई वजूद नहीं है। ये सारा असल में फिजिकल ही है, जो कुछ भी है। मैं और आप अपने दिमाग में बसने वाले सारे जो न्यूरॉन्स का मैटर है, जो ग्रे मैटर है, जो सारे का सारा दिमाग में जो कुछ है उसका बाय प्रोडक्ट है असल में। ठीक है, तो रूह वगैरह तो कोई नहीं है। तो ये एक वो हेमिस्फेयर वाला भी वो तजर्बा अच्छा है ना बताने के लिए, समझाने हाँ के जी, लिए। वो तो हम बहुत ज्यादा बताते हैं ना कि जी कॉर्पस कोलोस्टमी जो है वो एक प्रोसीजर है जिसमें एक ही दिमाग में दो डिफरेंट रीजन्स बन जाते हैं जिनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं होती, जी और वो अपने अपने तौर पे दोनों जिंदा रहते हैं। और बिल्कुल ये बात तजर्बे से साबित की जा चुकी है कि वो दोनों ब्रेन के हिस्से आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जब लेफ्ट आई को राइट आई से या सीधे कान के सुनने को उल्टे कान के सुनने से अलग कर दिया जाता है, तो जी क्या होता है कि वो शख्स जो है वो जवाब ही नहीं दे पाता बातों का। ठीक है, सही है, उसको पता ही नहीं होता। यानी राइट साइड के ब्रेन को ये नहीं पता होता कि राइट आई क्या देख रही है, क्योंकि राइट आई जो है वो लेफ्ट साइड के ब्रेन से कनेक्टेड है। जी लेफ्ट आई जो है वो राइट साइड के ब्रेन से कनेक्टेड है। अगर आप सीधी आंख को बंद कर दें तो बेसिकली लेफ्ट ब्रेन जो है उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसे हो गया कि एक ही खोपड़ी में दो शख्स कैसे आ गए? अगर रूह कनेक्ट कर रही थी दोनों को आपस में, तो फिर तो आपस में कनेक्शन होना चाहिए। आपने लेफ्ट आई बंद भी कर दी तो राइट साइड के ब्रेन को पता लगना चाहिए, पर नहीं लगता है पता। क्या उनकी इसीलिए पर्सनालिटीज भी दो हो जाती हैं? मैंने ये किया था चैट जीपीटी से, मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ कि दो डिफरेंट पर्सनालिटी भी डेवलप हो सकती हैं ऐसे करने से? क्या आप अगर एक से एक बात पूछो, दूसरे दिमाग से, यानी चीजों दूसरे दिमाग से या उनको उसके पता ही नहीं होता एक दूसरे से। अब पर्सनालिटी वाला क्वेश्चन एक और बात है, जारी बात है कि वो दो डिफरेंट एंटिटीज रह रही है ना, वो आपस में कोलैबोरेट ही नहीं कर पाते, एक अलग कोलैबोरेट वो डिसीजन। कर ही नहीं पा रही। ठीक है, जी जी मगर उस इंसान को पता भी नहीं होता कि दो डिफरेंट हैं। उसको लिटरली नहीं पता होता कि मैं मेरे अंदर मेरे दिमाग जो है वो दो डिफरेंट वेज में काम कर रहा है। उसको एग्जैक्टली पता नहीं होता। जब उनको आप एक आंख को और एक साइड की बॉडी को दूसरी साइड की बॉडी से आप डिस्कनेक्ट करते हैं तो तब समझ आता है कि इनमें तो दो हैं। असल में उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि कॉर्पस कैलोसम जो होता है उसका काम ये होता है कि वो लेफ्ट साइड और राइट साइड के ब्रेन को आपस में कम्युनिकेट कराता है। वो एक बहुत बड़ा हाईवे होता है। ठीक है। जी जी। और फिर गालिब भाई, फिर ये मस्जिद में जाने से या मंदिर में जाने से सुकून क्यों मिलता है? भैया सुकून तो माँ की गोद में भी मिलता है ना, माँ खुदा थोड़ी है। ठीक है, जी लेकिन आपको जो चीज भी प्यारी है जो आपकी आदतों में शामिल है वो आपको सुकून मिलता है। आम खा के आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि आप जब आप पाकिस्तान से बाहर आ जाते हैं तो आपको पाकिस्तान की चीजें इंडिया की नहीं मिलती ना। हाँ तो जी, जब आप जाते हैं ऐसी आपको कोई चीज मिल जाती है तो आप बड़े खुश होते हैं। उसकी वजह आप इसको दिमाग के साथ कैसे जोड़ेंगे? जैसे मैं एक और क्वेश्चन इसके साथ रखता हूँ ये कि बात जैसे याद रखें, सुकून क्या है? जी सुकून क्या है? सुकून असल में दिमाग के का दिमाग में उन न्यूरॉन्स का फायर होना है जिनकी आपको आदत होती है फायर होने की। ठीक है, उसके लिए दिमाग को कोई ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो बड़े ही डोमिनेंट पाथवेज होते हैं। जब उन पे जाता है तो वो आमतौर पे कौन से होते हैं? वो होते हैं जो आपके बचपन में बने होते हैं, जो आपके माँ बाप ने आपकी आदतें बनाई होती हैं, जो आपके सोचने का एक तरीका बना होता है सोसाइटी की वजह से। क्योंकि दिमाग में ऐसे होता है कि जैसे एक पूरा हाईवेज का जाल है। जी ठीक है, जी और जिन हाईवेज के ऊपर जो सोच आप नहीं सोचते ना, वो ऐसी हाईवेज पे जाती है जिन पे ट्रैफिक बहुत कम होती है और वो बहुत तंग होती है। तो आपको वहां पर ड्राइविंग करने में मसला होगा। ठीक है, वो कच्चे रोड है। मगर जो पक्की 6 लेन 8 लेन हाईवे है ना, और जिसपे आप हमेशा से आते आए हैं, वो उतनी हाईवे स्ट्रांग होती जाएगी, वो बड़ी होती जाएगी और आप वहां पे खुली तेज ड्राइविंग कर सकते हैं। ठीक है, जी मगर जब आप ऐसी जगह पे जाएंगे दिमाग सोचेगा नई चीजें, मुश्किल चीजें, अपोजिंग उसके आइडियाज, तो वो उन हाईवेज पे जाएगा या उन रोड्स पे जाएगा जो बहुत कच्ची हैं, जिन पे ड्राइविंग मुश्किल है। बिल्कुल इस तरह। तो अब मसला यह, सुकून क्या है? बेसिकली सुकून वो स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें ब्रेन को बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, ब्रेन को इनसिक्योर नहीं फील होता, ब्रेन को वहां पे तसल्ली फील होती है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर बातें इतनी जोर से फीड कर दी गई हैं आपके बचपन के। आपको पता है कि दिमाग के सबसे ज्यादा हिस्से जो ताकतवर होते हैं एक इंसान के, वो जी होते हैं जो उसके बचपन में बनाए गए हैं।
बचपन में जो थिंकिंग के पैटर्न्स दिमाग के अंदर बने हैं न्यूरॉन्स के फायर करने के, वो सबसे आसान होते हैं। बचपन में आपको ये रियलाइज करा दिया जाता है कि ये मस्जिद है, ये अच्छी जगह है, ठीक है, आप यहाँ पे अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह आपके मसले सॉल्व करता है। आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह आपके मसले सॉल्व करता है, आपने एक अच्छा काम किया। अब एक सिंपल बात है, नमाज ना पढ़ने से लोगों को टेंशन क्यों होती है? इसके पीछे बड़ी सिंपल सी बात है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसे अपने माँ बाप का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है जी। और माँ उससे पूछती है, बाप उससे पूछता है तूने नमाज पढ़ी है? अगर नमाज नहीं पढ़ी तो बाप अगर मारेगा नहीं भी तो घूर के देखेगा, गुस्सा करेगा, कहेगा तूने गलत किया है, शायद उसे प्यार से ही कहे कि तूने गलत किया, ठीक है। तो उसे ये फील होता है कि यार उसने एक काम ठीक नहीं किया और उसका बाप उससे नाराज है, ठीक है, गिल्टी फील होता है। फिर क्या होता है जी कि जब वो पढ़ता है तो उसका बाप उससे खुश होता है, ठीक है। तो ये बात ये है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि खुदा हमसे खुश और ना खुश हुआ, मगर मसला ये है कि ये क्रिश्चियनिटी में जो पकड़ा गया ना खुदा को बाप के तौर पे, ये बिल्कुल सही पकड़ा गया असल में। क्योंकि असल में जो आपकी जिंदगी में ऐसी फिगर्स होती हैं जो आपकी जिंदगी के ऊपर एक इफेक्ट रखती हैं, आपका बाप आपसे खुश है तो आपको पता लगता है कि आप सर्वाइवल में अच्छे हैं। ये बच्चे को खुद पता लग रहा होता है, क्योंकि जिस औलाद से बाप खुश होता है वो हमेशा उसके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है। आपको पता है कि पूरी जिंदगी हम लोग इस बात पे एतराज करते रह जाते हैं कि हमारा फलां बहन भाई जो है ना, बाप उसको या माँ उसको ज्यादा प्यार करता है, ठीक है, और हमें कभी उसने वो नहीं किया। तो बात ये है कि असल में आपका बाप और माँ जो नाराज होते हैं ना नमाज और खुदा के पास ना जाने से और ये चीजें, ये सब कॉन्शियसली उनके मरने के बाद भी आपके दिमाग में लगी रहती हैं। आप समझ रहे हैं कि वो खुदा है, मगर आपको जो असल में ये दिखाया गया कि नमाज ना पढ़ना एक बुरी बात है और नमाज पढ़ना अच्छी बात है, ये आपको माँ बाप से जो 7 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में शाबाशें मिल रही थी और जो आपको डांट पड़ रही थी कि आप नहीं ये काम कर रहे थे, उसी का नतीजा है, ठीक है। ये बात याद रखें, असल में आप ये है उसी का नतीजा। ये वो आपके सबकॉन्शियसली अंदर ये बसाया गया आपके दिमाग में, आपको रियलाइज कराया गया कि ये काम गलत है। और क्योंकि हम ये चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर, एवोल्यूशनरी चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर मैं, नॉन कंफर्मिस्ट, मोमो, सब्सटेंशिया सर बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं, ठीक है। हम बार बार ये बात करते हैं कि बच्चे का दिमाग, बच्चे माँ बाप की बात मानने पे गिल्टी, ना मानने पे गिल्टी फील करना इवॉल्व हुआ है अंदर। क्योंकि जो बच्चे हंटर गैदरर टाइम में माँ बाप की बात नहीं मानते थे वो मर जाते थे। हम सिलेक्ट हुए हैं, माँ बाप की ना बात मानने के ऊपर सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि जो बच्चा माँ बाप की बात नहीं मानता था और रात को निकल जाता था वो मर जाता था, उसे कोई ना कोई जानवर खा जाता था। जो लड़का बाप के साथ शिकार करने गया और बाप ने उसे बताया कि बेटा तूने इस तरफ से आना है और इधर मेरे इस तरफ रहना है और ज्यादा दूर नहीं जाना और ये नहीं करना और फलां नहीं करना, अपनी छुरियां तेज रखनी है, अपने तीर तलाश बना के रखने हैं, तूने ये करना है, वो सर्वाइवल में उसको फायदा होता था ना। वही बच्चे मरते थे, वही बच्चे जिंदा रहते थे और वो मर जाते थे जो नहीं मानते थे। और गिल्ट जिन बच्चों के अंदर होता था माँ बाप की बात मानने ना मानने के बारे में, वही बच्चों में सर्वाइवल का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज इवॉल्व्ड है, ये एवोल्यूशन है सारी की सारी, ठीक है। ये सब कुछ आके हमारे उसी हंटर गैदरर ब्रेन से कनेक्ट होता है जो कि माँ बाप की बात को बगैर सोचे समझे क्लियर इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी करने की कोशिश जो बच्चा करता था वो कामयाब रहता था, ठीक है। ये बात